Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cell cycle and cell division. सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स G1 to S ट्रांजिशन। ठीक है, सो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी G1 to S ट्रांजिशन के बारे में बताया था। आज थोड़ा सा उसका पोर्शन छूट गया था तो मैं वो आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको G1 to S ट्रांजिशन बताया था। उसमें साइक्लिन CDK की एक्टिविटी बताई थी कि कैसे साइक्लिन CDK वर्क करता है और कैसे फिर हमारा जो सेल होता है वो G1 से S फेज़ में जाता है। ठीक है, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको G1 to S फेज़ ट्रांजिशन बताया था, तो उसी की मैं समरी बता रही हूँ आपको G1 to S ट्रांजिशन की। ठीक है, और समरी में क्या है, सबसे पहले मैं आपको मतलब कंटिन्यू करा देती हूँ लास्ट क्लास से, शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सो सबसे पहले हमने देखा था कि जब ग्रोथ सिग्नल आता है, कोई भी ग्रोथ सिग्नल जब आता है तो हमारा क्या होता है, ग्रोथ सिग्नल आने की वजह से हमारा रैस मैप के पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने, रैस मैप के पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट था कि जब रैस मैप के पाथवे एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंने आपको कौन कौन से बनाए थे, फॉस बताया था, फॉस, मिक एंड जून। ठीक है, ये तीन मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको बताए थे, इनको वो एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और इनके एक्टिवेशन से क्या होता है, कौन सी साइक्लिन का सिंथेसिस होता है, तो इनके एक्टिवेशन से सिंथेसिस होता है साइक्लिन डी एंड CDK 4 and 6। ठीक है, इनका हम सिंथेसिस होता है, ये मैंने आपको बताया था। इनके सिंथेसिस होने से इनका mRNA बनेगा, फिर वो साइटोसोल में जाएगा, वहाँ पे प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बन के ये वापस कहाँ आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। ठीक है, न्यूक्लियस में आकर ये क्या करेगा, पार्शियल फॉस्फोराइलेशन करेगा, पार्शियल फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन जो न्यूक्लियस में, जो मैंने आपको बताया था रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था क्या होता है। तो इसका ये क्या कर देगा, पार्शियल फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ये क्या होता है, जब ये अनफॉस्फोराइलेशन स्टेज में होता है आरबी, तो ये क्या होता है, एक्टिव होता है। पार्शियल फॉस्फोराइलेशन स्टेज में भी ये एक्टिव ही रहता है। जब इसका कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन होता है तब ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका पार्शियल फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे पार्शियल E2F को फ्री कर देता है, पार्शियल E2F फ्री हो जाता है। ठीक है, फ्री, इसने क्या किया रहता है, न्यूक्लियस में E2F को पकड़ के रखा रहता है। ठीक है, उसको इनहिबिट करता है आरबी प्रोटीन, और जब इसका पार्शियल फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये पार्शियली रिलीज हो जाता है E2F। ठीक है, जैसे E2F पार्शियल रिलीज होता है तो ये किसका सिंथेसिस करवाता है, ये करवाता है हमारे साइक्लिन E और CDK2 का। ठीक है, साइक्लिन E एंड CDK2, इनका ये सिंथेसिस कराता है। ठीक है, जब ये पार्शियल फ्री होता है। ठीक है, फिर इसका mRNA बना, mRNA फिर वापस प्रोटीन बनेगा साइटोसोल में, वो वापस प्रोटीन बन के न्यूक्लियस में आता है और ये क्या कर देता है, साइक्लिन E CDK2 का प्रोटीन जो है वो कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन करता है, कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन का ये क्या कर देता है, कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन कर देता है। कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से क्या होगा, आरबी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, आरबी इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे आरबी इनएक्टिव होगा तो कौन फ्री हो जाएगा, E2F हमारा फ्री हो जाएगा, E2F जो होता है वो हमारा फ्री हो जाएगा। जब E2F फ्री होगा तो ये क्या करेगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा साइक्लिन ए जीन जो कि S फेज में वर्क करती है। ठीक है, और MCM हेलिकेजेस, इनका ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि जो भी अब फंक्शन जो भी S फेज में होने वाले हैं उनका ये सिंथेसिस करना शुरू कर देगा, और एज अ रिज़ल्ट हमारा क्या हो जाएगा, G1 to S ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
मैंने आपको पूरी समरी बता दी है। ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको फिगर के थ्रू पढ़ा चुकी थी। मैंने सोचा आपको एक शॉर्ट में समरी बता दूँ, ठीक है। तो ये वैसे है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, बट मैंने आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये मैंने दूसरी बुक से लिया था। तो यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि वन वे इन विच माइटोजेंस स्टिमुलेट सेल प्रोलिफरेशन बाय इनहिबिटिंग आरबी प्रोटीन, ठीक है। तो माइटोजेंस क्या होते हैं? माइटोजेंस हमारे स्मॉल बायोएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं सेल डिवीज़न को, ठीक है। तो माइटोजेंस हम उनको बोलेंगे जो भी सेल साइकिल को आगे इंड्यूस करेंगे या इन्हेंस करेंगे, बोलेंगे कि हाँ सेल डिवाइड हो, ठीक है। कोई जो भी प्रोटीन सेल का डिवीज़न कराए उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइटोजेंस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, माइटोजेंस क्या करते हैं? ये आरबी प्रोटीन का इनिबिशन कराते हैं। हमारा आरबी प्रोटीन क्या कर रहा है? वो सेल साइकिल को रोक रहा है, सेल को डिवाइड नहीं होने दे रहा है। लेकिन हमारा जो माइटोजेंस है वो क्या कर रहे हैं? सेल साइकिल को प्रोसीड कर रहा है, इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो, ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे माइटोजन इस पे बाइंड हुआ। माइटोजन क्या है? कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल या एक्टिव कोई भी रिसेप्टर लिगेंड हो सकता है, ठीक है, जो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर पे। ये इसका ग्रीन कलर से जो दिखा रखा है ये रिसेप्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिग्नलिंग हुई, सिग्नलिंग चली तो क्या हुआ? इन्होंने G1 के CDK को एक्टिवेट कर दिया। G1 के CDK और G1S के CDK, ठीक है, यानी CDK 4 and 6 और CDK 2 इनको इसने एक्टिवेट कर दिया, जो हमने अभी पढ़ा था। फिर इसके एक्टिवेशन से क्या हुआ? ये देखो आरबी ने प्रोटीन ने किसको पकड़ा हुआ है एक्टिव स्टेज में? E2F, ये इनएक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा है हमारा? E2F, ठीक है, E2F, ठीक है। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। तो इसने इसको पकड़ के रखा है। जैसे ही G1 CDK और G1S CDK का एक्टिवेशन हुआ तो हमारा क्या हुआ? कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन हो गया आरबी प्रोटीन का। आरबी प्रोटीन का कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन होने से क्या हो गया? हमारा आरबी प्रोटीन क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉस्फोराइलेशन हो गया इसका, ये इनएक्टिव हो गया। और एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर जो E2F है वो फ्री हो गया। अब ये क्या करेगा? एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन करेगा और सेल का प्रोलिफरेशन करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस के डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये फिगर हमें बता रहा है, ये मैंने इसलिए लिया, ये लास्ट क्लास में छूट गया था। ये है कि अगर हमारा जीवन फेज़ में अगर हमारा किसी तरीके से सेल को कोई डैमेज हो जाए, यानी DNA डैमेज हो जाए हमारा, ठीक है, तो कैसे हम सेल साइकिल को प्रोसीड होने से रोक सकते हैं। अगर हमारा DNA डैमेज हो गया और सेल किस में चले गया? S फेज़ में चले गया, जहाँ पे कि क्या होता है? सिंथेसिस होता है, यानी DNA का रेप्लिकेशन होता है। अगर गलती से उस फेज़ में चला गया डैमेज DNA, तो हमारा क्या हो जाएगा? डैमेज DNA ही रेप्लिकेट हो जाएगा। और जो सेल की न्यू जनरेशन है उसमें भी हमारा क्या चले जाएगा? डैमेज DNA चले जाएगा। और जिससे कि क्या हो सकता है? सेल की डेथ हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर कॉज हो सकता है और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इन सब को रोकने के लिए हम जीवन फेज़ में कौन कौन सी ऐसी साइकिल चलती है ताकि अगर DNA डैमेज भी हो तो सेल साइकिल आगे प्रोसीड ना करे, जब तक कि उस डैमेज को हम करेक्ट ना करें, ठीक है। तब तक सेल साइकिल क्या नहीं होनी चाहिए? प्रोसीड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे लिखा है एक्स-रे कॉजेज DNA डैमेज। DNA डैमेज किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ पे एक्स-रेज की दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे DNA क्या हो गया? डबल स्ट्रैंड ब्रेक आ गया DNA में, ठीक है। तो जब DNA डैमेज होता है तो हमारे जीवन में कैसे काम होता है, जीवन फेज़ में कैसे सेल साइकिल को रोका जाता है, ठीक है, वो बता रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही DNA डैमेज होता है तो यहाँ पे एक्टिवेशन होता है प्रोटीन काइनेजेस का, ठीक है। दैट फॉस्फोराइलेट P53 स्टेबलाइजेज एंड एक्टिवेटेड, ठीक है। ये प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं? P53 को फॉस्फोराइलेट करते हैं, ठीक है। P53 के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में दे रखा है, ठीक है। P53 जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये फॉस्फोराइलेटिंग स्टेज में एक्टिवेट होता है। जब इस पर फॉस्फोरस होता है तभी एक्टिवेट होता है, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ DNA डैमेज P53 इज डिग्रेडेड इन प्रोटियोसोम।
जब हमारा P53 जब हमारा DNA डैमेज नहीं रहता है, ठीक है, तब हम P53 को क्या कर देते हैं, प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन के थ्रू मार देते हैं, ठीक है। हमारी सेल में जनरली इसका डिग्रेडेशन किया जाता है। लेकिन जैसे ही DNA डैमेज होता है तो इस पर फॉस्फोराइलेशन लग जाता है। फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से अब इसे प्रोटोजोम जो है वो डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टेबल एक्टिवेटेड P53, और P53 क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद एक्टिव P53 बाइंड टू रेगुलेटरी रीजन ऑफ द P21 जीन। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस में जाके P21 जीन पे बाइंड करता है, ठीक है, और उसका क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। P21 जीन के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, आप देख लेना, ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास में। और यहाँ पे क्या करेगा, ये देखो, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है हमारा P53। इसने P21 जीन का क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। P21 का mRNA बना, ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बना, ठीक है, P21। अब P21 क्या कर रहा है, P21 हमारा इनिबिट कर रहा है। P21 हमारा इनिबिट कर रहा है किसको, G1 के CDK को, G1 SCDK और SCDK, जितने भी S के CDK हैं और G1 के CDK, इन दोनों को वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो P21 जैसे ही आएगा, अब यहाँ पे एक्टिव था हमारा G1 SCDK और SCDK, इन पे बाइंड होके इसने क्या कर दिया, इनको इनएक्टिव कर दिया। और अगर हमें पता है, अगर G1 SCDK जो हमने अभी पढ़े थे, साइक्लिन E CDK2, हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि G1 S के CDK कौन है, CDK2 एंड साइक्लिन E, ठीक है। तो ये साइक्लिन E CDK2 पे बाइंड होके इनका इनहिबिशन कर देता है। अगर साइक्लिन E CDK2 इनहिबिट हो गए तो क्या सेल जाएगी, ट्रांजिशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तब G1 टू S फेज ट्रांजिशन हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, और हमारा G1 से S ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सेल, जब भी कोई डैमेज आता है DNA में, तो ऐसे हम क्या करते हैं, सेल साइकिल को प्रोसीड होने से रोकते हैं, ठीक है। P53 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन है, अभी आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। P21 और P53 इन दोनों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे भी यही दे रखा है, DNA डैमेज कैन अरेस्ट द सेल साइकिल इन G1 फेज। When the DNA is damaged, specific protein kinases responds for both activating P53 protein and halting its normal rapid degradation। यानी नॉर्मली P53 प्रोटीन को हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, लेकिन जैसे ही DNA डैमेज होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक्टिवेटेड P53 प्रोटीन दस एक्यूमुलेट एंड स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन दैट इनकोड CDK इनिबिटर, ठीक है। और ये कौन से जीन का इनकोड करते हैं, जो CDK को इनिबिट करते हैं, ठीक है। CDK को इनिबिटर कौन है, P21 प्रोटीन, ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CDK प्रोटीन जो है, CDK का इनिबिटर कौन है, P21 प्रोटीन, और कौन से CDK, G1 SCDK का, ठीक है। The P1 protein bind to G1 SCDK and SCDK and inactivate them so that the cell cycle arrest in G1, ठीक है। तो P21 प्रोटीन क्या कर रहा है, G1 SCDK पे बाइंड कर रहा है, SCDK पे बाइंड कर रहा है और इनएक्टिवेट कर रहा है उनको, ताकि G1 जो सेल साइकिल है वो G1 में ही अरेस्ट हो जाए, ठीक है, ताकि S फेज़ में ना जाए, क्योंकि एक बार S फेज़ में चले गई तो क्या हो जाएगा, DNA सिंथेसिस होने लग जाएगा और वहाँ पे डैमेज DNA का सिंथेसिस होने लग जाएगा, ठीक है, जो कि सेल के लिए बहुत नुकसान है, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक प्रॉपर वे में होती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है, इसी के बारे में है, मेनी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे डिफरेंशिएट। काफ़ी सारे सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे भी होते हैं कि जो परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड, और वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। इन सच टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स, सच एज नर्व्स, मसल सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम इज डिसेम्बल्ड completely and the genes encoding the relevant cyclins and CDK are irreversibly shut down, ठीक है। तो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन कौन सी होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे नर्व सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, ठीक है। इनमें जो है सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिसमेंटल्ड हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, और जीन इनकोडिंग द रिलेवेंट साइक्लिन CDK आर इरिवर्सली शट डाउन। इरिवर्सली शट डाउन का मतलब होगा कि कम्प्लीटली शट डाउन हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम कई सेल्स में देखें तो
नॉर्मली अगर डीएनए डैमेज होता है तो सेल साइकिल थोड़ी देर के लिए रुकती है, ठीक है। जीवन फेज़ में सेल साइकिल जो है थोड़ी देर के लिए रुकेगी। उसके बाद जैसे ही इस डैमेज को फिक्स कर दिया जाएगा, एक बार डैमेज सही हो गया, वापस से सेल साइकिल प्रोसीड करेगी। फिर वो G1 टू S फेज़ में जाएगी, फिर एस फेज़ में जाएगी, एस से है वो G2 फेज़ में जाएगी, देन M फेज़ में जाएगी, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन जो टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, जैसे नर्व सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, इसमें क्या होता है, इसमें कम्प्लीटली इनको ब्लॉक कर दिया जाता है CDK साइक्लिन्स को, ठीक है। और अगर CDK साइक्लिन्स हमारी ब्लॉक हो गई तो हमारा सेल साइकिल जो है वो प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द अब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सिग्नल अदर सेल टाइप्स विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल ओनली टेम्परली, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएट सिग्नल प्रेजेंट ना हो तो सेल साइकिल टाइप विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल ओनली टेम्पररी एंटरिंग इनटू द अरेस्ट कॉल्ड G0 फेज़। G0 फेज़ के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब कोई ग्रोथ सिग्नल नहीं, जब तक ग्रोथ सिग्नल नहीं आता तब तक जो है सेल डिवाइड वैसे भी नहीं करता है। जब तक ग्रोथ सिग्नल ना आए तो सेल वैसे भी डिवाइड नहीं करता है। तो जब तक ग्रोथ सिग्नल ना आए तब तक तो वैसे भी सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तक एब्सेंट है ग्रोथ सिग्नल तब तक सेल क्या करता है, G0 फेज़ में जाता है। G0 फेज़ का मतलब क्या हो गया, रेस्टिंग फेज़, ठीक है। यहाँ पे वो रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर ग्रोथ सिग्नल आया सेल को कि ग्रोथ करने का सिग्नल आया, ठीक है, रेस्ट मैप के पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट पाथवेज, कोई भी पाथवे एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, सेल साइकिल आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है, और सेल साइकिल फिर हमारी कंटिन्यू करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे रिटेन द एबिलिटी टू रीअसेंबल द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम क्विकली टू डिवाइड अगेन, ठीक है। ये वापस से रिटेन कर लेते हैं अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लीवर सेल्स फॉर एग्जाम्पल आर इन G0 फेज, बट दे कैन स्टिमुलेट टू प्रोलिफरेटिंग इफ़ द लीवर इज़ डैमेज। तो क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग लीवर का भी काफ़ी बड़ा पार्ट जो है हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो लीवर सेल्स हमारी क्या होती हैं, जनरली वो क्या होती हैं, G0 फेज़ में होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने लीवर का पार्ट कहीं डोनेट किया या लीवर ख़राब होने की वजह से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, तो वो सेल फिर जो बाकी की जो बची सेल हैं वो अपनी G0 फेज़ से वापस आके क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है, और अपनी जो लीवर का साइज़ है वो नॉर्मल उसको मेंटेन करती है, ठीक है, जितना वो पहले से था, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा प्रोसीड चलता है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ वो क्या रहती हैं, रेस्टिंग फेज़ में रहती हैं, G0 फेज़ में रहती हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम S फेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि S फेज़ में कैसे साइक्लिन CDK वर्क करते हैं, देन G2 फेज़ में, ठीक है, देन M फेज़ में, ठीक है। इस टाइप वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।